हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी हिस्ट्री की क्लास है वो हम उस पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हिस्ट्री के अंदर हम प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें भी हम क्या पढ़ रहे थे या क्या पढ़ रहे हैं, कुछ विदेशी यात्री थे, उनसे जो मिलने वाली कुछ प्रमुख जानकारियाँ हैं हमारे देश से संबंधित। ठीक है, तो कुछ कर चुके थे, बाकी के आज कंप्लीट हम कर लेंगे। तो अब आज जो हम करेंगे, आज हम कहाँ के लेखक, कौन से लेखकों की बात करेंगे? अरबी लेखक जो अरब से आए थे। तो हम आज अरबी लेखकों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ अन्य लेखक भी थे, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो अरबी लेखक है वो कौन है? अल-बरूनी। कौन है? अल-बरूनी। अब अल-बरूनी के बारे में हम क्या जानकारी देते हैं? यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। कौन आया था महमूद गजनवी के साथ भारत? गजनवी को के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे आगे चलकर। तो वो कहाँ भारत आया था? ठीक है। अल-बरूनी खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अल-बरूनी खीव, जो आप प्रेजेंट में क्या है ब्रैकेट में लिख लो, आधुनिक तुर्कमेनिस्तान। आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। ठीक है। अरबी में लिखी गई उसकी कृति, अरबी में लिखी गई उसकी कृति, अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद, किताब उल हिंद या तहकीके हिंद, या तहकीक लिख लो, तहकीक ए हिंद, या तहकीक ए हिंद यानी कि भारत की खोज। क्या है? तहकीक ए हिंद या फिर किताब उल हिंद, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए एक, आज भी इतिहासकारों के लिए, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या है? एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, यह एक
विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन धर्म और दर्शन धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, कीमिया, रीति रिवाजों तथा कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल तथा माप विधियों, भार तोल तथा माप विधियों, मूर्तिकला, कानून, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर मापतंत्र आदि विषयों के आधार पर यहाँ पर विज्ञान और कर लो, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। 80 अध्यायों में विभाजित है। अस्सी अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, इसमें राजपूतकालीन समाज, इसमें राजपूतकालीन समाज, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। रीति रिवाज, धर्म, रीति रिवाज, धर्म, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। आदि पर
सुंदर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, क्या किया गया है? सुंदर प्रकाश डाला गया है। देखो, तो अरबी लेखक कौन था? एक अलबरूनी नाम का था। तो अलबरूनी के से हमें अलबरूनी से संबंधित मतलब अलबरूनी ने जो अपनी किताब में लिखा उससे संबंधित हमें हमारा जो देश है उसके बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है, या हमारे भारत देश के इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले ये है कि जो अलबरूनी था यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी जो था वो खीव, जो आधुनिक तुर्कमेनिस्तान है, का रहने वाला था। ठीक है, आगे था अरबी में लिखी गई उसकी कृति। अरबी भाषा में उसने अपनी कृति लिखी थी जिसको हम किस नाम से जानते हैं? किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, जिसका मतलब है भारत की खोज। आज भी जो है वो इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या है? जो इतिहासकार हैं उनके लिए वो आज भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा माप विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इस किताब के अंदर 80 अध्याय हैं जिनमें ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो हमारे देश से संबंधित है, हमारे भारत के इतिहास से संबंधित हैं। इसमें राजपूत कालीन समाज, रीति रिवाज, धर्म, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। जो राजपूत समाज थे उनके बारे में इन चीज़ों से संबंधित एक सुंदर प्रकाश डाला गया है अलबरूनी की किताब के अंदर। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आता है हमारा इब्न बतूता। ठीक है, जो अरबी लेखक है अगला अलबरूनी के बाद वो आता है इब्न बतूता। अब इब्न बतूता के बारे में इब्न बतूता इब्न बतूता के बारे में जानते हैं। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रेहला कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? रेहला कहा जाता है। 24वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के 14वीं शताब्दी के 14वीं शताब्दी यके मत करो 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में
सांस्कृतिक जीवन के विषय में सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। आगे है 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश भी हम बोल सकते हैं नियुक्त किया। ठीक है, देखो अब इब्न बतूता से संबंधित उन जो है हमको क्या क्या जानकारी प्राप्त है कि इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, मतलब अरबी भाषा में इसने अपनी यात्रा का वर्णन किया या अपनी यात्रा का वृत्तांत किया, जिसे हम रेहला कहते हैं, जिसको रेहला कहा जाता है। 24वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में जो 14वीं शताब्दी थी उसमें क्या है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके सामाजिक और जो सांस्कृतिक जीवन है उसके विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। कौन? रेहला से हमको मिलती है, इब्न बतूता की जो किताब है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर, जब 1333 ईस्वी में ये दिल्ली पहुंचा तो इसकी विद्वता, मतलब ये इतना विद्वान था, इसकी विद्वता से प्रभावित होकर जो सुल्तान था दिल्ली का, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, उसने इसको काजी या फिर हम कह सकते हैं न्यायाधीश इसको नियुक्त किया। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो ये थे हमारे अरबी लेखक। कुछ और अन्य लेखक भी हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। चलो, फिर हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। कल हम फिर क्या पढ़ेंगे? जो पुरातत्व संबंधित हमको जो साक्ष्य मिलते हैं ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हेडिंग डालते हैं अन्य लेखक।
तो पहले नंबर पर जो आता है लेखक वो कौन है? तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। यह एक तिब्बती लेखक था। कौन था? जो तारानाथ था यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यू तथा तंग्यू कंग्यूर तथा तंग्यूर कंग्यूर तथा कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? मार्को पोलो। ठीक है, यह 13वीं शताब्दी के अंत में यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। ठीक है, क्या ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। इसका विवरण पांड्य इतिहास के लिए इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है, देखो अब अन्य लेखकों में एक तारानाथ नाम का लेखक है जो कि कहाँ का रहने वाला था? ये तिब्बत का रहने वाला था, या हम कह सकते हैं ये तिब्बत का लेखक था। इसने एक तो कंग्यूर और तंग्यूर नाम के 2 ग्रंथ की रचना की, इनसे भी क्या है, भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कंग्यूर और तंग्यूर, तो यूँ पूछा जा सकता है कि कंग्यूर और तंग्यूर नाम के जो ग्रंथ थे उनकी रचना किसने की? तो तारानाथ ने की थी। फिर आता है मार्को पोलो। अब ये क्या है? जो मार्को पोलो है वो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा के लिए आया था। कहाँ की? पांड्य देश की यात्रा के लिए आया था। इसका विवरण क्या है? पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। मतलब इसके विवरण के बारे जो है उसके अंदर जो पांड्यों का जो इतिहास है, अगर हमको पांड्यों का इतिहास जानना है तो उसके लिए ज़्यादा उपयोगी है मार्को पोलो की जो किताब है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जो ये लेखक हैं जिनसे हमें, जो भारत की यात्रा पर आए थे, जिनसे हमें अपने देश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, वो कंप्लीट होता है। अब हम कल क्या पढ़ेंगे? जो पुरातत्वविदों से जो हमको जानकारी मिली है उसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।
तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करने के बाद और बच्चों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइएगा। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों तक आते रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।